चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग लास्ट क्लास में 6 डिफिनीशन पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तक हम लोग पढ़ रहे थे। मैं बोला था कि ये चैप्टर में हम लोग कितने टॉपिक में कवर करेंगे भाई, 4 टॉपिक में। पहला टॉपिक क्या था हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। दूसरा टॉपिक में क्या होगा भाई, गैल्वेनिक सेल। और थर्ड टॉपिक में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और फोर्थ टॉपिक क्या हो जाएगा, कमर्शियल बैटरी, कमर्शियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या अपने घर में आप इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बताइए, अगर आपके पास वाटर है तो उसमें क्या मिला दिया जाए, बताइए। या तो एसिड, या तो बेस, या तो सॉल्ट। मतलब जो बैटरी के अंदर में जो लिक्विड फिल होता है उसी का नाम क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है वो बताइए कंडक्टर होता है या नॉन कंडक्टर होता है भाई? कंडक्टर होता है, क्योंकि आप मान लो आपके पास वाटर है और आपने सॉल्ट मिला दिया तो क्या वो सोल्यूशन में क्या हो जाएंगे भाई, आयंस हो जाएंगे। और आयन का वजह से करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है? करता है। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है? तो कंडक्टर है। और कौन सा कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्लियर है ना? अब देखिए, मैं आपको लास्ट क्लास में 6 डिफिनीशन पढ़ाया था, एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। पहले हम लोग पढ़ाए थे आर के बारे में, ठीक है। उसके बाद कंडक्टेंस जी के बारे में। उसके बाद किसके बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद कंडक्टिविटी के बारे में। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस के बारे में। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। इतना डिफिनीशन आपको पढ़ाया गया था। और यहाँ से आपको 4 फॉर्मूला भी बताई गई थी, अगर आपको याद हो तो। देखिए भाई, ये 4 टर्म्स है जिसमें पहला और थर्ड में तो रेजिस्टेंस आता है, ये रेजिस्टेंस है। और ये भी क्या है भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। मतलब 6 तो टर्म्स हैं जिसमें 2 में क्या आता है, रेजिस्टेंस आता है। और 4 में कंडक्टेंस आता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जी कंडक्टेंस, ये क्या है, कंडक्टिविटी, ये क्या है भाई, मोलर कंडक्टेंस। और ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब 6 डिफिनीशन में चार चार तो कंडक्टेंस है और 2 क्या है भाई, रेजिस्टेंस है। बताइए, अगर मैं बात करूं इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बताइए। अगर रेजिस्टेंस है तो उसका यूनिट क्या होता है, ओम। क्या होता है भाई, ओम। तो यहाँ में इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, ओम। और ये भी रेजिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। लेकिन इसके साथ में क्या आता है, सेंटीमीटर। क्या आता है भाई, सेंटीमीटर। और 4 टर्म्स क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस में क्या है भाई, जी है, के है, लेमडा है, लेमडा इक्विवेलेंट। तो अगर ये बताइए कंडक्टेंस है तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, साइमन। क्या सब में साइमन आएगा भाई, क्योंकि ये कंडक्टेंस है। और बताइए, इसमें कंडक्टिविटी में साइमन के साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर माइनस 1। क्या आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर माइनस 1, सेंटीमीटर माइनस 1। और लेमडा एम का यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इक्विवेलेंट में क्या आ जाता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्या ये इसका यूनिट हो गया? इसमें आपको 4 डिफिनीशन, 4 फॉर्मूला भी बताई गई थी। पहला फॉर्मूला क्या था भाई, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। क्या k इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए। और एल बाई ए का क्या नाम था भाई, सेल कांस्टेंट। क्या नाम था, सेल कांस्टेंट। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। दूसरा फॉर्मूला था लेमडा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होता है भाई, मोलारिटी। और नेक्स्ट में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या है बताइए, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या होता है, नॉर्मालिटी। और यहां से बताइए मोलर कंडक्टेंस। इसके बाद क्या था, दोनों में रिलेशन था। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन क्या होता है बताइए, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्या ये 4 फॉर्मूला बताई गई थी, है ना? अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं, जैसे आप कोई भी बैटरी लेते हैं तो उसका कैथोड और एनोड का बीच का डिस्टेंस L फिक्स होता है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन फिक्स होता है। उसके अंदर में जो आप लिक्विड डालते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप L/A को चेंज नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि आप घर में आए भाई, छोटा बैटरी लेके आए और उसका आप लेंथ बढ़ा देंगे। भाई अगर आप चेंज करेंगे तो बैटरी खराब हो जाएगी। क्लियर है ना? क्योंकि ऑलरेडी उसका L/A पहले से ही फिक्स होता है। क्लियर है ना? अब समझिए ये कि जब भी क्वेश्चन में लिखा जाएगा सेम सेल, क्या लिखा जाएगा भाई, सेम सेल। अगर सेल ही सेम है और इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, जैसे मान लो आपने एक बैटरी लिया भाई, उसका लेंथ भी फिक्स होगा, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी फिक्स होगा। आपने एक बार NaCl मिलाया, क्या मिलाया भाई, NaCl मिलाया। अब एक बार NaCl को आपने निकाल दिया, अब आपने KCl का सोल्यूशन डाला, फिर KCl का सोल्यूशन निकाला, फिर आपने MgCl2 का सोल्यूशन डाला। कहने का ये मतलब है आप जो मर्जी वो इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए, लेकिन क्या उसका L/A तो कांस्टेंट रहेगा, अगर सेल सेम है तो। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई?
अगर भाई एक बैटरी है और इस बैटरी है, अब आप एक बार क्या कर रहे हैं, इसका अंदर में NaCl का सोल्यूशन डाल रहे हैं, NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, फिर आप NaCl हटाइए, फिर दूसरा डालिए, फिर तीसरा डालिए। अगर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डालने से क्या उसका लेंथ और एरिया चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अगर जब भी मैं बोलूं सेम सेल, क्या बोलूं भाई? सेम सेल। अगर सेल सेम है तो बताओ क्या उसका L/A क्या होगा? कांस्टेंट। क्या उस समय L/A क्या हो जाएगा भाई? कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होगा? जब हमारा सेल ही सेम है, जब बैटरी ही सेम है। अगर बैटरी ही सेम है तो उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। अगर L/A सेम है तो आप बोल सकते हैं जो कंडक्टिविटी है और रेजिस्टेंस है एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब ऐसा आप बोलेंगे भाई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन करने वाले हैं, और वहां में कहीं आपको दिखाई देगा सेम सेल, तो आप बोल सकते हैं कि अगर सेम सेल है भाई, अगर आप ध्यान दीजिए इधर, अगर लिखा है सेम सेल, अगर सेम सेल है उसका कंडक्टेंस अलग अलग, मान लो उसका मोलारिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेल क्या है? सेम है। अगर सेम सेल है तो L/A क्या हो जाएगा बताइए? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर L/A कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी एक दूसरे का क्या होगा भाई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि K1/K2 का वैल्यू R2/R1 के बराबर होगा। कब ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? जब हमारा क्या फिक्स हो भाई? सेल ही फिक्स हो। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद मैंने आपको ये भी इसमें से ना भाई डिफिनीशन भी सिखाया था। देखिए, कंडक्टेंस बोला जाएगा तो कंडक्टेंस से कितना दिमाग में एक बात याद आ रही है? कंडक्टेंस कितना होता है भाई? 4। कौन कौन सा कंडक्टेंस हो सकता है? एक तो भाई कंडक्टेंस है, एक तो कंडक्टिविटी है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, एक मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। जब भी टर्म्स आता है स्पेसिफिक, इसका मतलब एक मोल पर मोल, है ना? गलत बोला या सही बोला? गलत बोला। पर ml क्या हो जाएगा भाई? स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? पर ml। मतलब ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला कि 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी, कापा के। लेकिन अगर पूरा सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो G होगा, लेकिन उस सोल्यूशन का आप 1 ml निकाल लीजिए और उसका कंडक्टेंस को मेजर करिए तो उसको क्या बोला जाएगा? कप्पा के बोला जाएगा। अब आपने क्या किया भाई? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकाला। कितना भाई? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा उसका क्या नाम है? मोलर कंडक्टेंस। लेकिन अब 1 मोल नहीं लेके अब क्या लिया जाएगा? एक इक्विवेलेंट का जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या नाम दिया जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? यहां में डिफिनेशन क्या था? 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस को कापा बोला जाएगा, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस होगा। क्या यहां तक क्लियर है ना भाई? क्या इसका एक फॉर्मूला भी था? लेमडा m इज इक्वल टू के इंटू वी एम एल। वो वॉल्यूम था जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। क्या यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में यही कुछ पढ़ा था भाई? लेकिन आज हमने क्या सीखा कि अगर कहीं भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर लिखा है कि सेम सेल, क्या लिखा है भाई? सेम सेल। अगर सेल ही सेम है तो L/A क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर L/A कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब K1/K2 इज इक्वल टू R2/R1। ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होगा जब हमारा सेल कैसा होगा? सेम सेल। कैसा होगा? सेम सेल। ठीक है। क्या याद है? अगर किसी को डाउट नहीं है क्वेश्चन लिखिए। ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन of an electrolyte is 50 ohm, and specific conductance is 1.2 Simon centimeter minus 1 in a same conductivity cell. In a same conductivity cell, resistance of 0.4 molar solution 0.4 molar solution is 100 ohm. Find its specific conductance. Find its specific conductance.
देखिए क्वेश्चन यहाँ में देखेंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं क्या भाई। हमारे पास में देखिए मोलर सोल्यूशन, देखिए एक सोल्यूशन है 0.2 मोलर सोल्यूशन है, उस समय उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 50 ओम, और उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी है 1.25 साइमन सेंटीमीटर माइनस 1। क्लियर है ना भाई। अब ध्यान देना, अब आपने क्या कर दिया भाई, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डाला, उसका मोलरिटी कितनी है 0.5, उसका रेजिस्टेंस 100 है, तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम कंडक्टिविटी सेल। क्या लिखा है भाई, सेम कंडक्टिविटी सेल। अगर लिखा है सेम कंडक्टिविटी सेल तो बताओ L बाई ए का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि हमारा क्या है भाई, L बाई ए दोनों केस में क्या हो जाएगा, अगर सेम कंडक्टिविटी सेल है तो इसका L बाई ए और इसका L बाई ए दोनों तो वैल्यू सेम ही हो जाएगी भाई। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो क्या L बाई ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया भाई। क्या कैसे, K इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। आप मुझे बताइए सेल ही जब सेम है तो L बाई ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जब L बाई ए कांस्टेंट हो जाएगा, L बाई ए क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो आप क्या बोल सकते हैं, K2 बाई K1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 बाई R2 लिखा जा सकता है क्या भाई। K2 बाई K1 इज इक्वल टू R1 बाई R2, क्योंकि देखो कैसा है भाई, इनवर्सली। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। K2 की इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू कितनी दिया था भाई 1.2, और बताओ R1 कितना है 50 ओम और R2 कितना है भाई 100 ओम। समझ पा रहे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कितना 2, मतलब क्या 1/2 हो जाएगा। तो बताइए K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2 इंटू 1/2, तो K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए 0.6 साइमन सेंटीमीटर माइनस 1। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। भाई सेल कांस्टेंट L बाई ए का वैल्यू तो सेम है ना भाई, क्योंकि सेम सेल है। अगर सेल ही सेम है तो जो इसका L बाई ए का वैल्यू होगा इसका भी L बाई ए का वैल्यू सेम होगा। L बाई ए कांस्टेंट हो गया तो कंडक्टिविटी को रेजिस्टेंस से कैसे रिलेट कर सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब K1 बाई K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 बाई K2 का वैल्यू K1 बाई या K2 बाई K1 का वैल्यू R1 बाई R2 के बराबर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। और K2 मान लो इसका K2, इसको K1 मान लो, इसको R2, इसको R1, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं क्या ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए ही निकाला जा सकता है। कैसे, जब दोनों में L बाई ए सेम है, और देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दोनों में L बाई सेम है तो यहां से यहां में रेजिस्टेंस क्या हो रही है डबल, यहां से यहां में रेजिस्टेंस क्या हो रही है डबल। अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो K आधा हो जाएगा। अरे भाई इनवर्सली है, अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो K क्या हो जाएगा हाफ, तो 1.2 का हाफ क्या हो जाएगा 0.6। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट समझे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। कंसेप्ट क्या है कि जब भी क्वेश्चन में मेंशन किया जाए कि सेम कंडक्टिविटी सेल, मतलब सेल ही सेम है, अगर बैटरी ही सेम है तो दोनों में L बाई ए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब L बाई ए कॉन्स्टेंट हो गया तो कंडक्टिविटी को रेजिस्टेंस से कैसे रिलेट किया जा सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उस केस में आप लिख सकते हैं K2 बाई K1 इज इक्वल टू R1 बाई R2। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किसी को डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल 0.01 नॉर्मल CaCl2 solution 0.01 normal CaCl2 solution is 210 ohm at 298 Kelvin with cell constant of 0.84 centimeter minus 1, 0.84 centimeter minus 1. find K lambda m lambda equivalent, find कंडक्टिविटी। देखिए भाई ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका तीनों फॉर्मूला एक ही में यूज हो जाए। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको सबसे पहले ध्यान से देखेंगे आपको क्या दिया है भाई, नॉर्मलिटी कितना है 0.01 और L बाई ए की वैल्यू दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। तो सबसे पहले देखो
क्या बताइए, के का वैल्यू क्या होता है 1/r इंटू एल बाई ए, क्या हो जाएगा के का वैल्यू बताइए, के का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 1/r इंटू एल बाई ए। और बताइए 1r का वैल्यू कितना है भाई 210 और एल बाई ए का वैल्यू डायरेक्टली दिया है, बताओ 0.84, क्लियर है ना। और बताइए यहाँ से बताइए आप क्या कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर है तो क्या आप 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, क्या डेसिमल हटाने के लिए बोलो। तो बताओ के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 84 डिवाइड बाई 21, कितना जीरो हो जाएगा, यहाँ में एक जीरो था और यहाँ में एक और जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा कि नहीं, क्या ये कितना टाइम्स में कट जाएगा भाई 4, तो क्या लिखा जा सकता है 4 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट क्या होगा साइमन सेंटीमीटर -1, इस क्या हो जाएगा भाई साइमन सेंटीमीटर -1। किसी को डाउट। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या आपने के निकाल लिया, क्या निकाल लिया के। अब मुझे बताइए लेमडा एम पहले निकाला जाए या लेमडा इक्विवेलेंट, लेमडा इक्विवेलेंट, क्योंकि नॉर्मलिटी दिया था, क्या दिया था भाई नॉर्मलिटी। तो बताइए लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से फॉर्मूला बताइए, लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू के, क्या लिखा था बताइए के इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। के की वैल्यू कितनी निकली है भाई बताइए, कितनी निकली है 4 इंटू 10 की पावर -3 और 1000 को क्या लिखा जा सकता है 10 की पावर 3, और बताओ नॉर्मलिटी कितना था 0.01, हो जाएगा कि नहीं। अच्छा आप मुझे बताइए 10 की पावर -3 10 की पावर 3 कट जाएगा क्या, 10 की पावर -3 10 की पावर 3 कट जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं आ रही है, कट जाएगा ना ये। क्या जब दोनों का बेस सेम है तो -3 + 3 10 का पावर 0 वैल्यू इज 1 है ना, कट जाएगा। अब बताओ यहाँ में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई किया जाए 100 से, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 400, कितनी आ जाएगी 400। यूनिट बताइए जल्दी से, यूनिट बताइए जल्दी से, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब अगर बताइए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकल गया तो क्या आपको मोलर कंडक्टेंस निकालना है, और मोलर कंडक्टेंस में मोलारिटी चाहिए, क्या आपको रिलेशन दोनों का याद है क्या, क्या रिलेशन याद है क्या, क्या उसमें वैलेंसी फैक्टर आती है क्या, और वैलेंसी फैक्टर आप लोग जानते हैं किसका CaCl2 का, जब इसको ब्रेक करेंगे तो बताओ Ca+2 और 2 टाइम्स Cl- आएगा कि नहीं। तो जब भी सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन, कितना चार्ज है, तो बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। तो आप मुझे बताइए लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई वैलेंसी फैक्टर, होगा कि नहीं होगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है बताइए 400, 400 मल्टीप्लाई बाई 2, बताओ आंसर कितना आ जाएगा 800। जल्दी यूनिट बताइए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई भी स्टूडेंट को डाउट है पूछ लीजिए। सबसे पहले देखिए मैंने के निकाला, क्या निकाला भाई के। अगर मोलारिटी दिया होता तो लेमडा एम निकालते, नॉर्मलिटी दिया है तो लेमडा इक्विवेलेंट निकालेंगे। और लेमडा इक्विवेलेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। वहां से आप सॉल्व करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लीजिए, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टेंस जाना है तो एक रिलेशन लिखाया गया था, और उस रिलेशन को इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन में भाई आपको तीनों फॉर्मूला को याद कराना सिखाया गया है। इसके पहले वाला फॉर्मूला, पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि सेम कंडक्टिविटी सेल था और सेम था तो उसमें L/A कांस्टेंट रहेगा, तो उसका कंसेप्ट याद रखिएगा कि K और R में रिलेशन इनवर्सली का होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन से भाई कुछ ना कुछ कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए इन सेल इन ए सेल इन ए सेल इन ए सेल टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड in a cell, two platinum electrode in a cell, two platinum electrode। अच्छा देखिए जब भी बात करा जाएगा इलेक्ट्रोड का तो आप याद रखना वो कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। कैथोड और एनोड को एक साथ में नहीं बोल के क्या भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। तो इन ए सेल टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड each have area each have area 10 centimeter square, each have area 10 centimeter square, are fixed 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ के अभी तक पढ़ के क्या समझ में आया कि उस इलेक्ट्रोड का एरिया तो 10 है और दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, वो फिक्स है। वो कितना है, L भी फिक्स है और एरिया भी फिक्स है। मतलब L/A क्या होगा भाई, कांस्टेंट फिक्स होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। लेंथ भी फिक्स है, वन कैथोड और एनोड का बीच की डिस्टेंस कितनी है 1.5 सेंटीमीटर है, और उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट आगे।
if electrolyte are if if electrode are just half dipped if electrode are just half dipped in 0.05 molar 0.05 molar K2SO4 solution K2SO4 solution and resistance of solution resistance of solution is 100 ohm. Resistance of solution is 100 ohm. Find K and lambda m. Find K and lambda m. देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. अच्छा देखिए क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जो एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की. ये क्वेश्चन से समझिए कि जब भी लिखा है इलेक्ट्रोड को हाफ डिप कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो एरिया है वो 10 सेंटीमीटर नहीं लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो डिप हुआ है हाफ, तो उस समय एरिया क्या लेना है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा बताइए इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे तो लेंथ चेंज होगा या एरिया चेंज होगा भाई? एरिया चेंज होगा ना, लेंथ तो दोनों का बीच का फिक्स है ना भाई. एरिया मतलब उसका इलेक्ट्रोड आधा डिप हुआ है तो एरिया आधा हो जाएगा. क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या करना है, आपको एरिया कितना दिया था, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों का बीच का लेंथ कितना था भाई, 1.5 सेंटीमीटर. और क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, और आपका बताइए मोलर कौन सा सोल्यूशन था, 0.05 मोलर कौन सा सोल्यूशन था भाई, K2SO4 सोल्यूशन था. और उसका रेजिस्टेंस कितना था भाई, रेजिस्टेंस 100 ओम था. और आपको क्या निकालना था, K भी निकालना था और लेमडा एम भी निकालना था. K भी निकालना था और लेमडा एम भी निकालना था. और देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि इलेक्ट्रोड को डिप किया जा रहा है, हाफ डिप किया जा रहा है. इसका मतलब लेंथ चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है, एरिया. तो उस केस में भाई एरिया आप क्या लेंगे भाई, हाफ डिप है तो एरिया क्या लेंगे भाई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है ना भाई? अब देखिए क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आपको K निकालना है. क्या निकालना है, K. और K का फॉर्मूला क्या है भाई, K इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाई ए. और R की वैल्यू कितनी है, 100 है. और लेंथ L क्या लेना है बताइए, लेंथ तो आप 1.5 लेंगे लेकिन एरिया क्या लेंगे भाई, 5. क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर 3, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -3. क्या हो जाएगा यूनिट, साइमन सेंटीमीटर -1. अगर मान लीजिए K निकल गया, क्या निकल गया, K निकल गया, किसी को डाउट है क्या इसमें? ठीक है, तो अब निकालना है लेमडा एम. बताइए लेमडा एम निकालना है तो क्या करेंगे भाई, K इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताइए, K इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी. K की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 इंटू 10 की पावर -3, और 1000 मतलब 10 की पावर 3, और मोलारिटी बताइए कितना दिया था, 0.05. अच्छा बताइए डेसिमल के बाद कितना डिजिट नंबर है, 2. तो बताइए क्या इसको 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर -3 कट जाएगा? तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, 300, और यहाँ से क्या आ जाएगा 5, 5 6 जा 30, तो आंसर इज क्या आ जाएगा 60 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या समझा भाई, कि जब भी इलेक्ट्रोड को आधा डिप किया जाए तो एरिया आधा होगा, ना कि लेंथ आधा होगा. क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. किसी को डाउट है पूछ लीजिएगा. ठीक है, लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ equivalent conductance of 10 की पावर -2, equivalent conductance of 10 की पावर -2 normal solution of BaCl2 is 100 Simon centimeter square per equivalent. 100 Simon centimeter square per equivalent. And cell constant is 0.25 centimeter -1. 0.25 centimeter -1. Find
के एंड आर, फाइंड के एंड आर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है भाई, लेमडा इक्विवेलेंट कितना दिया है बताइए, लेमडा इक्विवेलेंट कितना दिया है 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, है ना। और क्या दिया है भाई क्वेश्चन में, एल बाई ए कितना दिया है बताइए, एल बाई ए 0.25 सेंटीमीटर -1। और सोल्यूशन का कैसा था, उसका नॉर्मलिटी कितना था 10⁻², नॉर्मल BaCl2 था क्या, ठीक है। और क्या क्या निकालना है आपको, देखिए के और आर, 2 मिनट का समय लीजिए आप लोग सॉल्व करिए। बताइए के का वैल्यू कितना है 10⁻³ ठीक है, और आर कितना आएगा 250 ओम, बिल्कुल सही है। तो यही दो आंसर है। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखिए देखिए इस समय आपको क्या दिया था, लेमडा इक्विवेलेंट दिया था, लेमडा इक्विवेलेंट दिया है और नॉर्मलिटी दिया है। तो पहले आप क्या लिखेंगे भाई, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बात, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। और बताइए लेमडा इक्विवेलेंट कितना है बताइए 100, और नॉर्मलिटी कितना है भाई 10⁻²। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बताइए क्या हो जाएगा, k इंटू 1000, और ये क्या हो जाएगा भाई 100 को लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻² लिख सकते हैं भाई, इसको क्रॉस करना है तो 100 मतलब 10 का स्क्वायर और 10⁻², बताइए कट के कितना आ जाता है 1। तो बताओ k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1000, मतलब 10 की पावर कितनी हो जाएगी भाई -3, और यूनिट इज क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर -1। अब एक बार k निकल गया तो r तो निकालना है। अच्छा बताइए k इज इक्वल टू क्या होता है 1/r इंटू एल बाई ए, और एल बाई ए आपको सेल कॉन्स्टेंट तो दिया ही है, ठीक है, और k तो निकल चुका है, और क्या निकालना है r। तो बताइए r को इधर लेके जाइए, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/k इंटू एल बाई ए। क्या आप समझ पा रहे होंगे। तो बताइए r का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/k, k का वैल्यू कितना निकला है 10⁻³ और एल बाई ए का वैल्यू कितना है 0.25, है ना। तो 0.25 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 ओम, ठीक है। हो गया, आपने कितना क्वेश्चन कर लिया भाई, 4। चारों में 4 कंसेप्ट समझे होंगे आप लोग, ठीक है। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ समझाता हूँ, फिर आपको आगे क्वेश्चन करना है। क्या ये कॉपी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। अभी तक आप देख रहे थे भाई, देखिए इसके ये वाला क्वेश्चन में क्या था, ये वाला क्वेश्चन में लेमडा इक्विवेलेंट देके के पूछ रहा था, और इसके पहले वाला में के देके आपको लेमडा एम पूछा जा सकता है। क्लियर है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं भाई, देखिए अगर लेमडा एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है के इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलरिटी, और लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइड बाई नॉर्मलिटी। ध्यान दीजिएगा दोनों फॉर्मूला में कभी कभी क्या होता है कि मोलरिटी दिया होगा, और मोलरिटी दिया होगा और के की वैल्यू, आपको के का वैल्यू देके लेमडा एम पूछेगा, के का वैल्यू देके क्या पूछेगा लेमडा एम, या तो आपको लेमडा एम की वैल्यू देके क्या पूछेगा भाई के पूछेगा। उसी प्रकार ये भाई कंडक्टेंस ही तो है, इसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इसका नाम क्या है कंडक्टिविटी, इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कभी कभी क्या होगा भाई, देखिए के दे देगा और क्या पूछेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और प्रोवाइडेड नॉर्मलिटी तो गिवन नहीं होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई। कभी कभी क्या होगा ये देके ये पूछ सकता है, क्या किसी को डाउट नहीं है ना भाई, जब भी आपको के गिवन होके लेमडा इक्विवेलेंट पूछेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और कभी कभी क्या होगा लेमडा इक्विवेलेंट दिया जाएगा और के पूछा जाएगा, जिसके अभी जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लेमडा इक्विवेलेंट था और क्या निकालना था के, समझ पा रहे हैं ना। और इसके आगे वाला क्वेश्चन में देखे होंगे आप लोग कि उसमें के गिवन था और लेमडा एम निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा बताइए यहाँ में के का यूनिट क्या होगा भाई, के का यूनिट क्या होगा, सब कोई बोलिए, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है, के की वैल्यू कितनी होगी, के का यूनिट साइमन सेंटीमीटर -1। लग रहा है तुम लोग कहानी सुन रहे हैं, मैं कथा बोल रहा हूँ और तुम लोग सुन रहे हैं भाई, रिस्पॉन्स करना है। के का यूनिट क्या होगा साइमन सेंटीमीटर -1। अच्छा के की जब यूनिट साइमन सेंटीमीटर -1 है, तो बताइए उस समय लेमडा एम की क्या यूनिट निकल के आती है, अरे भाई इसका यूनिट क्या निकल के आता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
अगर इस के का यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर माइनस वन, तो बताओ इस समय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या यूनिट आता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। देख रहे हैं कि अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो जो लेमडा एम निकलता है वो भी सेंटीमीटर में निकलता है। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी सेंटीमीटर में आता है। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि जो के होता है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो मीटर में गिवन होगा। किस में गिवन होगा भाई, मीटर में गिवन होगा। तो जब ये मीटर में गिवन होगा तो लेमडा एम का भी वैल्यू मीटर में क्या होगा, उसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, कि लेमडा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइड बाई एम, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी 1000 इंटू एन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए पहले, क्या आप देख रहे थे ये फॉर्मूला में 1000 ऊपर था, क्या ये फॉर्मूला में 1000 नीचे है? कब ऐसा होगा, जब कंडक्टिविटी का यूनिट साइमन मीटर माइनस वन में हो। किसमें हो भाई, साइमन मीटर माइनस वन हो, और जो आप निकाल रहे हैं मोलर कंडक्टेंस वो भी मीटर में होना चाहिए। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो। उस केस में अगर देखो के का वैल्यू मीटर में दिया है और लेमडा एम भी मीटर में लगाना है, उस केस में 1000 नीचे आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। और यहां में भी देखो ये साइमन मीटर में दिया है और लेमडा इक्विवेलेंट भी साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। समझ पा रहे हैं क्या, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रही है? लेकिन आज तक नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें के का वैल्यू मीटर में दिया हो। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया है तो चांसेस है कि आपका नीट में आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर के हमारा मीटर माइनस वन में है और लेमडा भी मीटर में निकालना है तो उस केस में 1000 नीचे होगा। और बाकी हमारा देखो 99% भाई 1000 ऊपर ही होगा। लेकिन किस केस में 1000 नीचे हो जाएगा, जब हमारा के जो होगा, के जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसका यूनिट मीटर में दिया जाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? नोट बना के लिख लीजिए। देखिए, जब हमारा के का वैल्यू साइमन मीटर माइनस वन में होगा तो लेमडा एम की वैल्यू मीटर में क्या होगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो 1000 ऊपर होगा। आप देखेंगे नीट का क्वेश्चन करेंगे या बुकलेट में एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें मीटर में दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये होगा, मतलब जनरली हमारा 1000 ऊपर में होगा। कब 1000 नीचे हो जाएगा, जब के का यूनिट हमारा साइमन मीटर माइनस वन में गिवन हो, तब ऐसा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं भाई। लिखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, पहले कॉपी कर लीजिए। क्या कॉपी हो गया भाई, ये दोनों कॉपी नोट डाल के दोनों को फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 molar solution, specific conductance of 0.01 molar solution of an electrolyte is 0.14 Simon meter minus 1, 0.14 Simon meter minus 1 at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius. Its molar conductance in Simon meter square per mole will be, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपका, एक सोल्यूशन है 0.01 मोलर सोल्यूशन है, और बताइए इसका कंडक्टेंस कितना है भाई, 0.14 साइमन मीटर माइनस वन, और इसका क्या निकालना है भाई, मोलर कंडक्टेंस। इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, लेकिन यूनिट क्या होना चाहिए भाई, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में लेमडा एम की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोग देख रहे हैं भाई, क्या इसमें जो जो के का वैल्यू है वो किस में है, मीटर में है। तो बताइए 1000 ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, लेमडा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, के डिवाइड बाई 1000 इंटू मोलारिटी। और बताइए के की वैल्यू कितनी है भाई, 0.14 है, और यहाँ में हो जाएगा 1000। और आप मुझे बताइए मोलारिटी कितना है भाई, 0.01। आप देख रहे हैं कि यहाँ में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ का डेसिमल हट जाएगा ना भाई,
क्या हट जाता है सर? आप बोलेंगे नहीं हम तो सीखे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपको जैसे लगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 और ये हो जाएगा 1000। बताओ क्या हो जाएगा? 14 इंटू 10 की पावर -3 और आंसर क्या होगा? साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। लिखिए 0.1 मोलर सोल्यूशन, पहले कॉपी कर लीजिए आराम से। क्या आप लोग बुकलेट लाए हैं ये चैप्टर को? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बुकलेट नहीं, मॉड्यूल नहीं था? क्या आप लोग भूल गए थे क्या भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है? चलो ठीक है। कॉपी हुआ है कि नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट अभी कॉपी कर रहे हैं। थोड़ा स्पीड स्पीड से लिख लीजिए भाई, जितना आप जल्दी फास्ट लिखेंगे उतना मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलिए लिखिए 0.1 मोलर सोल्यूशन, 0.1 मोलर सोल्यूशन ब्रैकेट में लिखिएगा R इज इक्वल टू 100 ओम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम, क्लोज ब्रैकेट। 0.1 मोलर सोल्यूशन ब्रैकेट में लिखेंगे R इज इक्वल टू 100 ओम, क्लोज ब्रैकेट। shows a conductivity of shows a conductivity of 1.2 Simon meter minus 1। कितना बोला था भाई कंडक्टिविटी? कितना? हाँ ठीक, ऐसा बोला था ना क्वेश्चन में, ये कॉपी नहीं करना है भाई। 0.1 मोलर सोल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, सोज ए कंडक्टिविटी ऑफ 1.2 साइमन मीटर माइनस 1 व्हेन केप्ट इन shows conductivity of 1.2 Simon meter minus 1 when kept in a conductivity cell if same conductivity cell is filled with 0.2 molar solution, 0.2 मोलर सोल्यूशन ब्रैकेट में लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 500 ओम, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 500 ओम, क्लोज ब्रैकेट। देन फाइंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन इन साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या भाई? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हमारा सोल्यूशन है, उसका मोलरिटी कितनी है? 0.1 मोलर है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है बताइए? 100 ओम है, और उसका कंडक्टिविटी के का वैल्यू कितना है? 1.2 साइमन मीटर माइनस 1। अब आपको क्या करना है? अब दूसरा हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसका मोलरिटी कितना है, दूसरा सोल्यूशन जिसका मोलरिटी 0.2 है और रेजिस्टेंस 500 है, और इसका मोलर कंडक्टेंस बताना है। लेकिन बताइए क्या है, दोनों का क्या सेम है भाई? एल बाई ए दोनों के लिए क्या होगा भाई? सेम, क्योंकि लिखा है ना सेम कंडक्टिविटी सेल, मतलब एल बाई ए दोनों के लिए सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ आर, क्या लिख सकता हूँ भाई बताइए? K इज इक्वल टू क्या होता है? K इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। अगर एल बाई ए दोनों के लिए सेम है तो बोला जा सकता है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आप बोल सकते हैं K2 बाई K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? R1 बाई R2 हो जाएगा कि नहीं? तो पहले आपको K निकालना पड़ेगा तब लेमडा एम निकलेगा। हाँ 0.1 है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 0.1 या 0.01?
0.1 बोला गया था। तो देखिए भाई यहाँ में देखेंगे K2, अच्छा बताइए इसका K1 क्या है, कंडक्टिविटी जी 1.2। बताओ यहाँ में R1 कितना है 100, और इसमें R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, कट जाएगा। अब मुझे बताओ K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो बताओ कितना आ जाएगा वैल्यू 0.24, और यूनिट क्या होगा बताइए साइमन मीटर -1, क्योंकि वो किस में गिवन है मीटर -1 में, तो ये भी किस में गिवन होगा मीटर -1। अगर बताइए साइमन मीटर -1 में दिया है और मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला में 1000 ऊपर होगा नीचे होगा नीचे होगा। तो बताइए मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा K डिवाइड बाई 1000 इंटू एम। और किसका मोलर कंडक्टेंस निकालना है भाई, कौन सा सोल्यूशन का 0.2 मोलर सोल्यूशन का। तो उस केस में बताइए लेमडा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की वैल्यू बताइए कितना है 0.24, और यहाँ में नीचे में होगा 1000, और बताइए मोलरिटी कितनी हो जाएगी 0.2। तो देखिए क्या हो जाएगा 0.24, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 200 हो जाएगा कि नहीं। अरे भैया कैसा हो जाएगा, हाँ देखिए डेसिमल हटाना चाहते हैं तो हटा लीजिए। चलिए तो लेमडा एम की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर 4, तो ये 12 हो जाएगा। तो लेमडा एम इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -4। और यूनिट बता दीजिए क्या हो जाएगा यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो कंडक्टेंस होता है कौन सा फैक्टर पे अफेक्ट होता है। अब देखेंगे ना भाई जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री है कोई भी चैप्टर की बात करेंगे वो हमें जरूर एक टर्म आएगा फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। कौन कौन सा फैक्टर होता है जिसको अफेक्ट होता है, जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तभी भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तभी भी आएगा, हर टॉपिक में ये तो दिखने को मिलेगा, कॉमन सी बात है। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करेगा। तो कंडक्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में हम लोगों को जानना है। क्या ये कॉपी हो गया, तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अच्छा देखिए हम लोग बात कर रहे हैं भाई फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मतलब जो हमारा कंडक्टेंस है वो कौन कौन सा फैक्टर पे अफेक्ट होता है। पहला हमारा जो होता है, पहले ध्यान से सुनेंगे भाई, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा देखिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले बताइए हम लोग किसका देख रहे हैं भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का मतलब मान लीजिए आपने वाटर लिया, क्या लिया भाई वाटर, और आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, क्या मिला दिया इलेक्ट्रोलाइट, क्या मिला दिया भाई इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में आपने एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, जैसे कि आपने NaCl मिला दिया। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भाई जो NaCl होता है पानी में 100% टूट जाता है। अगर पानी में 100% टूट जाएगा, ये 100% आयोनाइज हो जाएगा, तो यहाँ में हमारा जो आयंस होगा वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आयंस का मूवमेंट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी कंडक्टेंस होगी, होगी कि नहीं होगी। अच्छा आप मुझे बताइए अगर मान लो मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं, क्या डाल दूं भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसिटिक एसिड डाल दिया जाए, तो आप एसिटिक एसिड डालेंगे ना तो वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है भाई, 100% आयंस में नहीं टूटता है। तो बताओ सोल्यूशन में आयंस कम होगा तो उसका वजह से कंडक्टेंस तो कम ही होगा ना भाई। क्या हम जो मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट उस बात पे भी डिपेंड करता है कंडक्टेंस, मतलब आप जो मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है उस बात पे भी डिपेंड करता है कंडक्टेंस। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो उसका कंडक्टेंस कम होगा। कहने का ये मतलब है, बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है।
अगर आप मान लो कोई भी सोल्यूशन बना रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, आपने एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, दूसरा बार वीक मिलाया, तो किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वो आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाता है, आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्या क्लियर है ना भाई? अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहां में हमारा जो कंडक्टेंस है, कौन सा कंडक्टेंस भाई? 4 प्रकार का कंडक्टेंस। कौन कौन सा? जी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब चारों बढ़ता है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, तो किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? मैं बोलूंगा, मान लो मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, बताइए किसका मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो यहाँ में एक कॉमन सी बात है भाई, कंडक्टेंस जो भी हम पढ़ेंगे इसमें 7 फैक्टर लिखाया जाएगा, और 1 से लेके जो इंपॉर्टेंट सबसे पहले भाई लास्ट का 2 ही होगा, इसमें 6 फैक्टर लिखाए जाएंगे, जिसमें आपका 7 फैक्टर होगा, जिसमें 6 और 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें 1 से लेके, ध्यान से सुनेंगे, 1 से लेके भाई 5 तक में कंडक्टेंस लिखा जाएगा। वो कंडक्टेंस चारों कंडक्टेंस हो सकता है। क्लियर है ना भाई? स्पेसिफिक नहीं है कि यहाँ में मोलर कंडक्टेंस ही बढ़ेगा भाई, सब बढ़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? चलिए, तो आपने क्या समझा कि जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। दूसरा हम बात करें भाई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अगर हम सॉल्वेंट ही चेंज कर दें, अरे भाई आप इसमें तो पानी मिला रहे थे ना भाई, अब अगर आप NaCl को, अब आप ध्यान से सुनेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो NaCl है, लेकिन आपने इसको बेंजीन में मिला दिया। किस में मिला दिया? बेंजीन। उस केस में उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि NaCl हमारा पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है, तो ये दोनों एक दूसरे में डिजोल्व ही नहीं हो पाएगा। आप लोग जानते होंगे पोलर डिजोल्व पोलर, या लाइक डिजोल्व लाइक, जानते हैं ना भाई? तो अगर हम लोग सॉल्वेंट को भी चेंज कर देंगे तो उसका कंडक्टेंस में चेंजेस आ जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या आप देखो, NaCl है ना, अब आपने एक बार पानी में मिलाया तो उसका कंडक्टेंस मैक्सिमम आ रहा था, अब आपने NaCl को बेंजीन में मिला दिया तो उसका कंडक्टेंस मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि NaCl पोलर है और बेंजीन है नॉन पोलर। समझ पा रहे हैं ना? तो उसका कंडक्टेंस अफेक्ट हो सकता है। अगर मैं बोलूं भाई, सॉल्वेंट को चेंज करने से कंडक्टेंस में चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, कंडक्टेंस चेंज हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। जनरली हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं वो वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? वाटर। ऐसा क्यों वाटर ही लिया जाता है? क्योंकि वाटर जो होता है ना भाई, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, और पोलैरिटी को बताने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है, मतलब जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा पोलैरिटी, उतनी ही ज्यादा पोलैरिटी। और वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो भाई 81 के आसपास में होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला भाई कि जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा, मतलब जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोला भाई? जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। अगर उसका पोलैरिटी ज्यादा होगी, पोलैरिटी ज्यादा होने से उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? देखिए भाई, पोलैरिटी ज्यादा का मतलब क्या होता है? उसकी आयोनाइजेशन, मतलब वो सॉल्वेंट उसको तोड़ देगा। बेंजीन हमारा NaCl को डिसोसिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। मतलब वाटर, मतलब ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो ब्रेकअप कराने का ही तो काम करता है भाई। जैसे NaCl को आपने पानी में डाला, पानी ने NaCl को तोड़ दिया, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है। किसकी वैल्यू ज्यादा है? वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। 81 का सारे सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा वाटर का होता है। वो तोड़ देगा आयंस में, और आयंस में तोड़ देगा तो मोबिलिटी ज्यादा ना हो जाएगा भाई, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब बेंजीन वही काम नहीं करता है, तोड़ ही नहीं पाता है। अगर नहीं तोड़ेगा तो उसकी पोलैरिटी तो कम हो जाएगी भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब कहने का ये मतलब है कि सॉल्वेंट को भी चेंज करने से कंडक्टेंस चेंज हो सकता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? विस्कोसिटी, भाई जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी कम होती है, उसका कंडक्टेंस कम होता है।
अगर मैं बोलूं मोर विस्कस सोल्यूशन, मोर विस्कस मतलब अगर मोर विस्कस होगा तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, अब मोबिलिटी कम तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है फोर्थ पॉइंट, हाँ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट नहीं समझ में आया? देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हमने क्या लिया भाई, एक बार HCl को पानी में मिलाया, एक बार हमने HCl को बेंजीन में मिलाया, सॉल्वेंट अलग अलग है, सॉल्वेंट अलग अलग है, किसका कंडक्टेंस मैक्सिमम? HCl जब वाटर में डिजोल्व है। क्यों? वाटर HCl को डिसोसिएट कर देता है, पोलैरिटी मतलब एक पे चार्ज प्लस एक पे माइनस तोड़ देता है, लेकिन वही काम बेंजीन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। तो जिसका ब्रेक करने का पावर ज्यादा है, मतलब जिसकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, उसका आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज्यादा होगा तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट होता है वो होता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। भाई थोड़ा सा इधर देखिए, अगर हम लोग बात करें भाई इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, इंटर मतलब जैसे मान लो अपने यहाँ में भाई NaCl लिया, Na+Cl- लिया, तो भाई क्या ये जो आयन से इसके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा? अरे भाई होगा ना। अगर मैं बोलूंगा कि जितना अट्रैक्शन कम होगा, जितना अट्रैक्शन कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? अरे भाई दोनों का बीच में जितना अट्रैक्शन कम होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा, अगर मोबिलिटी ज्यादा तो उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूं भाई कि जिसका इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उसकी मोबिलिटी भी, उसकी मोबिलिटी ज्यादा और उसका कंडक्टेंस ज्यादा, और जिसका इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी कम होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का आयन का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बताइए, बढ़ेगा कम हो जाएगा? क्या आप बोलेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होगा? बोलिए। अगर इंटर आयनिक फोर्स अट्रैक्शन कम होगा तो उसकी मोबिलिटी, उसकी मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या आपको बताया भी गया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है? क्या पढ़ाया गया था? क्या आप यहां से देखिए, और आप लोग पढ़े भी हैं कि कंडक्टेंस जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम भी हो जाएगा, और उसका रीजन यही है कि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, दोनों आयन के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने का वजह से आयन के बीच की मोबिलिटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा आयन का मोबिलिटी होगा उतनी ज्यादा वो कंडक्टेंस होगा। क्लियर है ना भाई? भाई हमने 5 तक तो पढ़ लिया, 5 में सिर्फ कॉमन सी बात क्या लिखा है? कंडक्टेंस। भाई तुम टेम्परेचर बढ़ाएगा ना तो ये जो कंडक्टेंस है वो चारों कंडक्टेंस है, नहीं तो मुझे 4 बार नाम लिखना पड़ता कि के भी, जी भी, लैम्डा एम, लैम्डा इक्विवेलेंट, ये चारों कंडक्टेंस बढ़ता है। मतलब ये जो जी फैक्ट है 1 से 5 में, वो कंडक्टेंस में चारों कंडक्टेंस या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर मैं बोलूं टेम्परेचर बढ़ाने से बताओ कंडक्टिविटी क्या होगी, अरे भाई बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से लेमडा एम भी बढ़ेगा और लेमडा इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। मतलब 1 से लेके 5 तक में जो कंडक्टेंस है वो चारों कंडक्टेंस है। लेकिन जो दोनों डिफरेंस होगी भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? अरे डाउट तो नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्या कॉपी हो गई है? अब नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा हाइड्रेशन ऑफ आयन। हाइड्रेशन ऑफ आयन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई ये बेसिकली ना आपको याद रखना है, फैक्टर अफेक्टिंग, हर एक चैप्टर में फैक्टर तो बहुत सारा है, सबको तो याद तो नहीं रख पाएंगे हम लोग, है कि नहीं? जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है यही जो पढ़ाई जा रही है 6, और इसके बाद जो पढ़ाई जाएंगी 7, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी पूछ देगा बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा,
तो आप कॉमन सेंस से तो क्वेश्चन कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोनों आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम होगा, तो आयन जल्दी जल्दी भागेगा, और आयन की मोबिलिटी ज्यादा तो उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। आप ऐसे बता सकते हैं। लेकिन जो याद रखना है तो 6 और 7 ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कहीं लिखा है Li+, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, मान लो ऐसा लिखा है आयन, अगर मैं बोलूं इनका एक्चुअल साइज क्या होगा, इनका एक्चुअल साइज का ऑर्डर क्या होगा भाई? आप लोग पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल में, क्या ये एल्कली मेटल है, ऊपर से नीचे तो आना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही तो होता है। और बताइए टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, जिसका वजह से साइज क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। मतलब जो इलेमेंट ऊपर होगा उसका साइज छोटा होगा, जो नीचे होगा उसका साइज बढ़ जाएगा। आपका हिसाब से किसका साइज बड़ा होगा? क्या किसका साइज बड़ा होगा भाई? लिथियम का या सीजियम का? लिथियम का या सीजियम का? सीजियम का साइज बड़ा होगा, लिथियम का साइज छोटा होगा। अगर आपको याद होगा तो ऐसे ही होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम पढ़ाया जाएगा भाई, इनऑर्गेनिक में सब कुछ पढ़ाई जाएंगे, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बड़ा हो जाता है। मतलब सबसे बड़ा साइज किसका होगा, आप ही बताइए किसका होगा भाई? सीजियम का। मतलब एक्चुअल साइज ऐसा है। लेकिन लिथियम का साइज तो छोटा है भाई, लेकिन जब इसको पानी में डाला जाता है ना, जब इसको पानी में डाला जाता है तो साइज छोटा होने का वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इसको बहुत सराउंड कर लेता है। जैसे मान लो ये लिथियम का साइज है, और जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे तो पानी में डालने से जो ये वाटर के मॉलिक्यूल है भाई, इसको साइज छोटा होने का वजह से इसको पूरा सराउंड कर लेता है, और सराउंड करके उसकी जो साइज होती है पानी में वो सबसे ज्यादा हो जाती है। क्या समझ पा रहे हैं भाई? जिसको बोला जाता है हाइड्रेटेड साइज। क्या बोला जाता है? हाइड्रेटेड साइज। मतलब वैसे तो एक्चुअल साइज लिथियम का तो छोटा है, लेकिन जब लिथियम को पानी में डालेंगे तो ये बहुत भारी हो जाएगा, इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। किस में? पानी में। किसकी साइज भाई? लिथियम की साइज पानी में भारी हो जाएगा, मतलब उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड साइज। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रेटेड साइज। आपको पढ़ाया जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब लिथियम का साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन जब इसको पानी में डाला जाएगा तो साइज छोटा होने का वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इसको पूरा सराउंड कर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा, और जब चारों तरफ से घेर लेगा तो उसका साइज लगेगा कि सबसे बड़ा है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? और सीजियम का साइज बड़ा होने का वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड नहीं कर पाते हैं। तो आप मुझे बताइए किसकी साइज बड़ी होगी भाई पानी में? लिथियम। भाई देखिए कोई दो, देखिए दो इंसान बहुत कमजोर हैं और लड़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग भी देखने के लिए पूरा भीड़ लगा देते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर मान लो कोई ग्रेट खाली आ जाए, आप उनका सामने जाएंगे? नहीं, हालत खराब हो सकता है, क्योंकि उनका साइज बड़ा है। क्लियर है ना भाई? अगर वही दो इंसान होंगे और लड़ाई कर रहे हैं तो आप लोग भी देखने के लिए पूरा भीड़ इकट्ठा लग जाता है, मतलब उसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो जो साइज एक्चुअल में जिनका साइज छोटा है, पानी में जाने पे वाटर के मॉलिक्यूल उसको पूरा सराउंड कर लेता है, जिसका वजह से उनकी साइज पानी में बड़ी हो जाती है। क्लियर है ना भाई? तो लिथियम का हाइड्रेटेड साइज किसकी, अगर मैं पूछूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम में किसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? लिथियम का। और सीजियम का हाइड्रेटेड साइज सबसे अच्छा भाई, लिथियम का साइज वैसे बहुत छोटा था, पानी में डालने के बाद इसका साइज बहुत बड़ा हो गया, तो बताओ क्या ये भाग पाएगा? क्या उसको वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सराउंड कर लिया है? क्या किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, लिथियम का या सीजियम का? क्या सीजियम का मोबिलिटी ज्यादा होगा? और जितना ज्यादा मोबिलिटी उतना ही ज्यादा उसका कंडक्टेंस। आप मुझे बताइए लिथियम का कंडक्टेंस ज्यादा या सीजियम का ज्यादा? अरे भाई लिथियम का ज्यादा या सीजियम का ज्यादा? तो अगर मैं बोलूं मोबालिटी, क्या बोलूं भाई? मोबालिटी, किसका मोबालिटी ज्यादा होगा? सीजियम का ना होगा भाई, क्योंकि लिथियम को तो सब कोई वाटर के मॉलिक्यूल उसको पूरा सराउंड कर लिया है, उसको भागने ही नहीं देगा। क्लियर है ना? लेकिन इसको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड नहीं किया है, तो ये आयंस फ्रीली भाग सकता है। मतलब सीजियम की मोबिलिटी ज्यादा होगी, और जिसका मोबिलिटी ज्यादा होता है उसका कंडक्टेंस क्या होता है भाई? ज्यादा। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर भी यही होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो भाई यहाँ से क्या समझे आपने कि जिसकी, क्या समझा भाई आपने यहाँ में कि जिसकी हाइड्रेटेड, क्या समझा? जिसकी हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होता है, जिसकी हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होता है उसकी मोबिलिटी, बताओ, मोबिलिटी कम, कंडक्टेंस कम।
और ये कंडक्टेंस कौन, चारों कंडक्टेंस कौन सा भाई, चार, मतलब जो साइड आपको एक्चुअली दिखाई दे रहा था, लेकिन पानी में कहानी कुछ अलग है। तो अगर मैं बोलूं भाई NaCl KCl, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ Li प्लस आया, अरे भाई Li प्लस कहाँ से आया होगा? LiCl से आया होगा। कहाँ से आया होगा? LiCl से। Na प्लस कहाँ से आया होगा? NaCl से। K प्लस कहाँ से आया होगा? KCl से। पानी में डालेंगे K प्लस Cl माइनस। Rb कहाँ से आया होगा? RbCl से। और CS कहाँ से आया है? CsCl। अरे भाई सब में कॉमन तो Cl है, तो छोड़ दीजिए उसका इफेक्ट, किसका देख लेंगे जो अलग अलग है। अच्छा अगर थोड़ा सा इधर देखो भाई, NaCl KCl, कंडक्टेंस को कंपेयर करना है। अरे भाई यहाँ में भी Cl, यहाँ में भी Cl, क्या दोनों में Cl कॉमन है? तो छोड़ दीजिए, क्या यहाँ में Na प्लस है, यहाँ में K प्लस है? अब बताओ एक्चुअल साइज किसकी बड़ी है? K का बड़ी है एक्चुअल साइज, लेकिन पानी में इसकी साइज कम हो जाएगी। अगर पानी में इसका साइज कम होगा तो इसका कंडक्टेंस, भाई ज्यादा बता रहे हैं आप लोग। Na प्लस और Cl माइनस, क्या इसका पानी में साइज सबसे बड़ा होगा ना, तो इसका कंडक्टेंस कम, इसका कंडक्टेंस ज्यादा। KCl का कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? देख लीजिए इधर भाई, एक्चुअल साइज है ना, पानी की बात कर रहे हैं हम। पहले यहां से देखो, तुम्हारा Na प्लस मिलेगा, यहां से मिलेगा K प्लस। एक्चुअल साइज किसका बड़ा है? K का। इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है, पानी में डालेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने का वजह से ये भाग नहीं पाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा कम, मतलब KCl का कंडक्टेंस NaCl से ज्यादा। ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो एक्सेप्शन तो आता ही है, तो यहाँ में भी एक एक्सेप्शन है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, H प्लस का ध्यान दीजिएगा, H प्लस का मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है, H प्लस का सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होता है। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ, क्या पहले हाइड्रोजन होता है? क्या उसके नीचे में लिथियम होता है? क्या सोडियम होता है? आप मुझे बताओ, क्या H का साइज एक्चुअल में तो सबसे छोटा होगा भाई? क्या भाई H का साइज सबसे छोटा होगा ना? अरे भाई देखो, लिथियम से पहले तो H प्लस आता है ना, क्या इसका एक्चुअल में साइज तो छोटा है, लेकिन क्या पानी में डालने से उसका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए? अगर पानी में बहुत बड़ा होना चाहिए तो क्या उसका कंडक्टेंस लिथियम से भी कम होना चाहिए? लेकिन भाई मैक्सिमम होता है, क्या H प्लस का कंडक्टेंस हमारा सबसे ज्यादा होता है। अगर मान लो कहीं लिखा है HCl NaCl, जहां आ गया H उसका कंडक्टेंस मैक्सिमम। क्लियर है ना भाई? अब क्यों ऐसा होता है? देखिए भाई, H प्लस जो होता है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। H प्लस क्या फ्रीली एग्जिस्ट करता है? क्या नहीं करता है, क्योंकि आप लोग को मालूम होता है हाइड्रोजन, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्योंकि H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये प्लस क्या करता है भाई? H प्लस एग्जिस्ट करता है हाइड्रोनियम आयन। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? हाइड्रोनियम आयन, मतलब H3O प्लस में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि H प्लस अपने अब बगल वाला वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होगा और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेगा भाई? हाइड्रोनियम आयन। कहीं लिखा जाए H प्लस आयन और H3O प्लस आयन, दोनों का मीनिंग क्या है बताइए? सेम है। H3O प्लस आयन या H प्लस, दोनों का मीनिंग सेम है। H प्लस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए H प्लस अपने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अरे भाई H प्लस में इलेक्ट्रॉन जीरो है, अकेला नहीं ना रह पाएगा, इसलिए वाटर, क्योंकि पानी में तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो वो H प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करके क्या बना लेगा? H3O प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मान लो ये H प्लस कंबाइन, H प्लस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो आप लोग बोलेंगे H3O प्लस में एग्जिस्ट करता है। आयनिक में तो बहुत पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या ये H3O प्लस, क्योंकि H प्लस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? H3O प्लस में। अरे भाई H3O प्लस में तो एग्जिस्ट कर लिया, क्या इसके बगल में वाटर मॉलिक्यूल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई पानी ही पानी है, तो इसके बगल में वाटर मॉलिक्यूल होगा। तो ये क्या काम करेगा भाई? H3O क्या करेगा ना, अपना H ना, अपना H प्लस इस वाटर को दे देगा। किसको दे देगा? इस वाटर को। और जैसे ही H प्लस इसको देगा तो खुद बना लेगा पानी। क्या बना लेगा? पानी। और ये H ले लेगा तो क्या बना लेगा भाई? H3O प्लस। फिर देखो ये H3O प्लस बना, क्या इसके बगल में वाटर मॉलिक्यूल होगा? फिर वो क्या करेगा? H देगा,
और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे फिर वाटर। इसका मतलब सोल्यूशन में भाई H प्लस रेपिडली घूमते रहता है, सोल्यूशन में H प्लस का मूवमेंट रेपिडली होते रहता है, जिसका वजह से उसका कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। क्या ये H3O है, बगल में वाटर है, फिर ये इसको क्या देगा, H प्लस दे देगा और खुद H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब H प्लस रेपिडली घूमने का वजह से, H प्लस का रेपिडली मूवमेंट का वजह से सोल्यूशन का कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? इसी का वजह से H प्लस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है, चाहे तो आप एक लाइन लिख सकते हैं, ड्यू टू रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर, ड्यू टू रैपिड प्रोटॉन ट्रांसफर फ्रॉम one water molecule to another water molecule, due to rapid proton transfer from one water molecule to another water molecule। तो बताइए H प्लस का कंडक्टेंस सबसे मैक्सिमम होगा। अरे भाई H का देना मतलब, H का मतलब प्रोटॉन का तो ट्रांसफर हो रहा है, और सोल्यूशन में H प्लस घूमेगा, अरे भाई बहुत घूमेगा, तो सोल्यूशन का कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? मतलब कहीं H दिखाई देगा तो आपका दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि उसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? अच्छा, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, अगर लिखा है HCl और लिखा है NaCl और लिखा है CHCl, आपको बताना है कंडक्टेंस का ऑर्डर। क्या तुमने HCl देखा, क्या HCl से H प्लस पता चला? क्या Cl में तो कॉमन ही है भाई, यहाँ से क्या मिलेगा Na प्लस, और यहाँ से क्या मिलेगा CS प्लस, और जैसे ही H दिखाई दिया वो तो मालूम होता है कि मैक्सिमम कंडक्टेंस होता है। क्या बताओ, HCl का तो मैक्सिमम कंडक्टेंस होगा, क्लियर है ना भाई? अब दोनों में ही तो कंपेयर करना है, किस किस में, NaCl और CHCl। अब देखिए हम लोग बोलेंगे कि एक्चुअल साइज किसका बड़ा, क्या एक्चुअल साइज Na का छोटा होगा, लेकिन पानी में डालेंगे तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो मूव नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो बताइए HCl के बाद कौन आएगा, CHCl, उसके बाद क्या आएगा NaCl। जो सेवेंथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको पढ़ा के आज की क्लास खत्म किया जाएगा। भाई आपको हमेशा चैप्टर को समराइज करना है, छोटा करना है, और चैप्टर छोटा तभी होगा जब आपको याद होगा कि इस चैप्टर में कितना ही टॉपिक पढ़ना है, 4। पहला क्या पढ़ना है भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कल तक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन तक ही चलते रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बाद क्या पढ़ना है भाई, गैल्वेनिक सेल, फिर क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, कमर्शियल बैटरी, कमर्शियल सेल। छोटा करते जाइए, ये पढ़ना है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में मैंने 6 डिफिनीशन पढ़ाया था, 4 फॉर्मूला याद कराया था, जिसमें 4 कंडक्टेंस होता है, 2 रेजिस्टेंस होता है, क्लियर है ना? और उसमें क्या क्या देखे, फैक्टर अफेक्टिंग में क्या देखा गया था कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर चेंज करने से कंडक्टेंस चेंज हो जाता है, सॉल्वेंट को चेंज करने से कंडक्टेंस चेंज हो जाता है, अगर मोर विस्कस सोल्यूशन होगा तो उसका कंडक्टेंस कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। और उसके बाद हमने क्या देखा था भाई, टेम्परेचर के बाद इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाने से कंडक्टेंस कम हो जाता है। और फिर लास्ट में क्या देखा था, हाइड्रेटेड, जिसकी हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होती है उसकी मोबिलिटी कम होती है और उसका कंडक्टेंस भी कम होता है। यहां तक हमने देखा था भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7, उसका नाम क्या है भाई, डाइल्यूशन। बात नहीं करिए, इसको ध्यान से समझेंगे। कॉपी मत करेंगे, अभी ध्यान दीजिए। अच्छा, आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने एक जनरल टर्म लिखा था, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टेंस लिखा था, लेकिन जब भी मैं बात कर रहा हूं, मैं कंडक्टेंस में 4 कंडक्टेंस होता है, आपको मालूम होगा, और 2 तो रेजिस्टेंस होता है, एक तो रेजिस्टेंस, एक का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें आपने क्या देखा भाई, डाइल्यूशन का केस में
हर एक कंडक्टेंस का अलग अलग रूल होता है, मतलब एक बढ़ता है दूसरा कम हो सकता है। लेकिन अभी तक हमने 1 से लेके 6 तक जो भी फैक्टर पढ़ाया उसमें चारों कंडक्टेंस में सेम चेंजेस होते हैं। समझ पा रहे हैं भाई? जैसे जिसकी हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होने से उसका कंडक्टिविटी भी कम होता है, उसका मोलर कंडक्टेंस भी कम होता है, उसका मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कम होता है। इसलिए वहां में जनरल नाम कंडक्टेंस लिखा था। लेकिन यहाँ में जो 7th नंबर है उसमें कंडक्टेंस का नाम लिखा गया है कि डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगा, और डाइल्यूशन करेंगे तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो ये जो 7th नंबर है उसमें हर के बारे में पढ़ना है, चारों कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। लेकिन 1 से लेके 6 में जो फैक्टर था वो सेम था, सब में सेम चेंजेस आएंगे। क्लियर है ना भाई? अच्छा बताओ, जो मोलर कंडक्टेंस में चेंजेस आएगा वही तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आएगा। अरे भाई, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। अरे भाई, पानी मिलाने से वैलेंसी फैक्टर में थोड़ी ना चेंजेस आएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं आप? जैसे आप मुझे बताइए, NaCl है, मान लीजिए 2 आयन है, तो यहाँ में बताओ Na प्लस Cl माइनस सोडियम का जो वैलेंसी फैक्टर है 1 है कि नहीं? अब तुम इसमें डाइल्यूशन कर दिया तो क्या Na का चार्ज +2 हो जाएगा क्या? सोच पा रहा है भाई? जैसे ये NaCl है, पानी है, उसमें NaCl मिला दिया गया, तो NaCl को जब तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। मतलब मैं बोलूंगा कि Na का इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? और भाई सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर, केटाइन का जो चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर है, 1 होगा। अच्छा 1 होगा। अब तूने पानी मिलाया, क्या इसका चार्ज +2 हो जाएगा क्या? नहीं। क्या ये वैलेंसी फैक्टर, डाइल्यूशन करने से वैलेंसी फैक्टर चेंज नहीं होता है? मतलब जो चेंज इसमें आएगा वही सेम चेंज इसमें आएगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर तो चेंज नहीं ना होगा भाई। हाँ ठीक है, इतना समझ में आना बहुत जरूरी है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैंने लिखा कि डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस में क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा। क्लियर है ना? अब देखिए, आपके पास भाई एक इलेक्ट्रोलाइट है, भाई आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ये पानी है। क्या है भाई? पानी। अब आप इसमें मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिला रहे हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइट। मान लो मिला दिया, क्या मिला दिया? NaCl। ठीक है, अब मान लो ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसमें NaCl है और इसका वॉल्यूम इतना है। अब आप बाहर से क्या मिलाने वाले हैं? डाइल्यूशन का मतलब पानी। क्या मिलाएंगे भाई? अब तुमने इसमें वाटर मिला दिया, डाइल्यूशन कर दिया, जल मिला दिया। बताइए, जब डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन करने से बताओ क्या इसका लेवल बढ़ जाएगा कि सेम रहेगा? बढ़ जाएगा। अरे भाई, डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी। अच्छा अब मुझे बताइए, क्या NaCl में, अगर मैं बोलूं कि NaCl में एक केटायन है एक एनायन है, मान लो NaCl है हमारे पास में, और आप डाइल्यूशन करेंगे तो बताओ क्या NaCl बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा? सेम रहे। NaCl में कुछ भी चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना? अगर ऐसा होता तो थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, पानी तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, पानी मिलाते रहो नमक बढ़ते जाएगा, ऐसा होता है क्या? क्या वो NaCl कांस्टेंट रहेगा? चेंज क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रही है। क्लियर है ना भाई? अब मुझे बताइए, अब आप मुझे बताएंगे कि बताइए डाइल्यूशन करा गया तो पहले जो NaCl का जो मोबालिटी था, घूम रहा था, वो छोटे जगह में घूम रहा था। क्या पानी मिलाने से अब जगह ज्यादा हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया, तो आयन की मोबालिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पहले NaCl कम एरिया कम वॉल्यूम में घूम रहा था, मतलब हो सकता है कि दोनों का बीच में टकराहट भी हो जाए, वॉल्यूम कम था। लेकिन जैसे ही आपने पानी मिलाया, क्या आयन के बीच की दूरियां बढ़ गई? अगर आयन के बीच की दूरी बढ़ेंगी तो आयन का मोबालिटी ज्यादा होगा कम होगा? कम। कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। आयन की मोबालिटी ज्यादा होगा, और आयन का मोबालिटी ज्यादा होगा तो उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा, कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टेंस क्या हो जाता है? लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें दो बातें होती है, एक तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने NaCl मिलाया, तो क्या NaCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मैं, देखो भाई ध्यान से सुनो, मैं लिखूं डाइल्यूशन मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसका भाई? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मैं लिखा रहा हूं। डाइल्यूशन करने से, ध्यान से सुने, कॉपी नहीं करना है, डाइल्यूशन करने से क्या होते हैं बताओ? डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए? अच्छा अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करा जाएगा। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस का मतलब होता है कि आपने एसिटिक एसिड मिलाया। क्या मिला है भाई?
अब थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, एसिटिक एसिड को मिलाया गया तो एसिटिक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं होता है, 100% आयन में नहीं टूटता है, उसकी अल्फा की वैल्यू 1 से कम होती है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अल्फा होता है, जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला जाता है, वो 1 हो जाता है भाई, 100% टूट जाता है। लेकिन क्या होता है कि मान लो हमारे पास में यहाँ में एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड में पानी मिलाने से अल्फा की वैल्यू बढ़ जाती है। याद रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस में, किसके लिए भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस में डाइल्यूशन करने पे अल्फा बढ़ता है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। अरे भाई अल्फा बढ़ने का मतलब नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन बढ़ता है। मतलब अगर एसिटिक एसिड कमजोर एसिड है, पानी मिलाएंगे थोड़ा सा और टूटेगा, डिसोसिएट होगा, और पानी मिलाएंगे और आयंस में टूटेगा, और पानी मिलाएंगे और आयन में टूटेगा। मतलब कि डाइल्यूशन करने पे, अरे भाई डाइल्यूशन करने से तो वॉल्यूम बढ़ ही रही है, कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, लेकिन उसका साथ में एक और काम हो रही है, नंबर ऑफ आयन इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अरे भाई मैंने बोला कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन करने से क्या होता है भाई, अल्फा बढ़ता है। अल्फा का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ता है, और आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस और ना ज्यादा हो जाएगा भाई, जितना ज्यादा आयंस उतना ही ज्यादा सोल्यूशन का कंडक्टेंस। तो अगर मैं बोलूं या तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या तो इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, क्या दोनों केस में कंडक्टेंस बढ़ता है? क्या या तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों केस में कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन भाई दोनों केस में तो हमारा क्या बढ़ रहा है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन कंडक्टेंस सबसे ज्यादा किस में बढ़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किस में बढ़ेगा भाई? क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक और एक्स्ट्रा फैक्टर है, अल्फा, अल्फा बढ़ जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा बढ़ जाता है, जिसका वजह से आयंस बढ़ जाता है, उसका वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या अगर मैं बोलूं डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस क्या होता है, तो आप बोलेंगे बढ़ता है। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी बढ़ता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा बढ़ता है। अरे क्यों ज्यादा बढ़ता है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होता है, पानी डालेंगे कुछ आयंस में टूटेगा, फिर पानी डालेंगे कुछ आयंस में टूटेगा। अरे भाई सोल्यूशन में बहुत ज्यादा आयंस हो जाएगा, जिसका वजह से कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? फिर मैं आपको जब लास्ट में और 3-4 दिन के बाद में जब कुलहॉर्सेस लॉ एक लॉ आएगा उसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो ये जब वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब बहुत इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूशन किया जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? तो 100% ना टूट जाएगा, अभी तो धीरे धीरे टूट रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो सोल्यूशन में आयंस बढ़ेगा, जिसका वजह से उसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे किसी को डाउट? क्या भाई देखो, पहले ये जो आयंस था ना, छोटा सा वॉल्यूम में था, अब पानी मिलाएंगे वॉल्यूम बड़ा होगा, आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। मुझे लग रहा है सफिशिएंट है, आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? अब आइए हम बात करेंगे किसका, कंडक्टिविटी का। किसका बात किया जाएगा भाई? कंडक्टिविटी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाद में कॉपी करेंगे भाई। डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी क्या होता है भाई? 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वही ना कंडक्टिविटी होता है भाई। क्या 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस होता है वही कंडक्टिविटी होता है? आप थोड़ा सा बताइएगा, जैसे मान लो मैंने इतना पानी लिया, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मान लो यहाँ में हमारे पास में, मान लो ये हमारा है 1 ml सोल्यूशन। कितना ml सोल्यूशन? 1 ml सोल्यूशन, और इसमें 2 आयंस है। कितना आयंस है भाई? 2 आयंस, एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है। थोड़ा सा आप समझिएगा, थोड़ा सा समझना है। देखिए इधर मैंने 1 ml सोल्यूशन लिया, कितना ml, और उसमें 4 आयन था। कितना आयन था भाई? 4 आयन, मतलब 2 पॉजिटिव 2 माइनस। ठीक, क्लियर है ना? अब आपने क्या करा, डाइल्यूशन कर दिया। क्या कर दिया भाई? डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन करके वॉल्यूम कर दिया 1000 ml। कितना कर दिया भाई? अरे भाई वॉल्यूम कर दिया 1000 ml। अगर 1000 ml कर देंगे तो आयंस तो 4 ही होगा। कितना होगा आयंस? 4। अब मुझे बताइए, ठीक है, सोल्यूशन मतलब वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, आयंस में चेंजेस नहीं आएगा, आयंस तो 4 ही होगा। अब बताइए कंडक्टेंस का मतलब क्या था भाई? 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस को ही तो क्या बोला जाता है? क्या 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोला जाता है? अगर बताइए, मान लो यहाँ से तुमने सोल्यूशन पहले 1 ml लिया था, तो क्या 1 ml में 4 आयन था? लेकिन अब जब 100 ml 1000 ml जब सोल्यूशन हो गया, और यहाँ से अगर आप 1 ml निकालेंगे, कितना भाई? 1 ml, क्योंकि 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस को ही
कंडक्टिविटी बोला जाता है। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो उसमें अगर आप 1 ml सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो हो सकता है कि उस 1 ml सोल्यूशन में एक ही आयन होगा। अरे भाई वॉल्यूम तो बढ़ गया ना, आयंस अब 1 ml सोल्यूशन में थोड़ी ना 4 आयन होगा, क्योंकि आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई, भागते रहेगा इधर उधर, वॉल्यूम बढ़ गया। तो बताओ क्या इसमें 1 ml सोल्यूशन में कितना, बताओ 1 ml सोल्यूशन में आयंस पहले से ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा। अगर कम होगा तो उसका कंडक्टिविटी बढ़ा कि घट गया, घट गया। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? पहले वॉल्यूम कम था तो सब आयन था इसमें, समझ पा रहे हैं ना भाई? पहले वॉल्यूम कम था तो चारों आयंस मिल गया, लेकिन जब डाइल्यूशन कर दिया, जैसे मान लो आपके, मान लो बॉटल है भाई, उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम लिया, 1 ml लिया, उसमें 4 आयन को डाल दिया, लेकिन उस बोतल को आप फुल कर दीजिए, आप फिर उसमें से 1 ml सोल्यूशन निकालिए, तो देखेंगे कि कम आयन होगा पहले। अगर नंबर ऑफ आयन पर ml सोल्यूशन डिक्रीज हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बताइए मैं लिख सकता हूं डाइल्यूशन, बताइए क्या होगा, यहां में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयन पर ml सोल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज, जिसकी वजह से के भी क्या होगा, डिक्रीज होगा।